आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक गांव में पंकज नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। पंकज की पत्नी, हाँ सही कह रहे हैं आप। अगर बारिश हो जाती तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के लिए हो जाते और कुछ भंडार में भी भर जाते। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। पंकज की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर पंकज कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैं तो इस फसल और बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज भी ले रखा था। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर पंकज की पत्नी पंकज को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर पंकज कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में पंकज और उसकी पत्नी दोनों मिलकर पंकज के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह पंकज शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। पंकज की पत्नी, आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्च ही कितना है और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके में रह लूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और शहर जाकर पैसे कमाइए। पंकज के जाते वक्त पंकज की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर पंकज कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? पंकज की पत्नी, मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रखिए। पंकज थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, इधर उधर कई जगह जाने के बाद भी वो निराश ही रहता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर मुझे यहाँ काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? और मेरे ऊपर कर्ज भी तो है, वो कर्ज मैं कैसे निभाऊंगा? हे भगवान, कोई तो मदद करो मेरी। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला जेब कतरा, सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। दूसरा जेब कतरा, सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। पहला जेब कतरा, चल, तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा।
और तुम इसका थैला लेकर 1 2 11 हो जाना। दूसरा जेब कतरा। मालिक वह सब तो ठीक है, लेकिन 1 9 11 नहीं, 9 2 11 होता है। पहला जेब कतरा। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा पंकज के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। पंकज। अरे भैया, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो पंकज है। जेब कतरा। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? पंकज। अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल पंकज का थैला लेकर 9 2 11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। पंकज। अजीब लोग हैं शहर में, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में पंकज की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी मदद करे। इतने में पंकज के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो सुन लो, बचाओ। पंकज उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। पंकज तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। पंकज। क्या हुआ? आपको क्यों दर्द से करा रहे हैं? आपको तो कहीं चोट भी नहीं लगी है। क्या आपके पेटों में दर्द है? क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। पंकज। डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, यह बहुत घायल हैं और दर्द की मारी करा रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इनका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो काउंटर पर जाकर जमा कर दीजिए। यह सुनकर पंकज आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर में आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। पंकज की बातें सुनकर डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी पंकज अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिला हुआ था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, यह लीजिए डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं। देख लीजिए, शायद इसमें पैसे हों, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा इनके कागजात के भी बारे में नहीं जान पाऊंगा। आप ही देख लीजिए। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है
तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत पंकज से कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो यह शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। पंकज, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर, तुम जैसा इंसान शहरों में कहाँ मिलता है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। डॉक्टर पंकज को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। और डॉक्टर वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। पंकज रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। पंकज डॉक्टर से पूछता है, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर, अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से पंकज का परिचय कराते हुए कहता है, यह पंकज जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर गिरधर जी कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन और क्या करते हो? तभी पंकज कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तो मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। गिरधर जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं, यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा इंसान और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। पंकज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह कहकर पंकज वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल से वो दोनों गिरधर जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त पंकज उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। पंकज अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरधर जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। रामू, साहब के लिए नाश्ता लगा दो। गिरधर जी, गोपाल, तब तक तुम कुछ खा पी लो, तब तक मैं 15 मिनट में आता हूँ। पंकज खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरधर जी आते हैं और कहते हैं, पंकज, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। पंकज, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। गिरधर, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रख सकते हो। गिरधर जी पंकज को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर पंकज गांव जाता है और अपने कर्जे को
पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। गिरधर जी गोपाल के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। पंकज खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है और पंकज पूरी तरह आजादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था। फसल पक गए हैं, अब तो इसके अच्छे दाम मिलेंगे। मैं इन्हें गोदाम में रख देता हूँ। आने वाले समय में बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था। पहला आदमी: ये तो बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो आप। इतने दाम में तो गांव में किसी ने अपनी फसल नहीं बेचे। ऐसे कैसे चलेगा? सोमनाथ: तो जाओ किसी और के यहाँ से ले लो अपना अनाज। मेरे यहाँ क्यों आए हो? मेरे यहाँ यही दाम है। आदमी: इस तरह से तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे और अनाज कहाँ से लेकर आए? और किसी के पास अनाज बचे ही नहीं है। सोमनाथ: लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। मैं ऐसे खैरात में सबको फसल नहीं दे पाऊंगा। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा: क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वालों को काफी नुकसान होता होगा, है ना? सोमनाथ: क्या बकवास कर रही हो? फसलें होती ही इसलिए है। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा। सोमनाथ की पत्नी: लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वालों को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते हो? ये तो बेईमानी है। सोमनाथ: अरे अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। या नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लेकर आओ। सोमनाथ की पत्नी: हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सुनोगी कहाँ। सोमनाथ: हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने? पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और सोमनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता था। सोमनाथ के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके, लेकिन तभी सोमनाथ की नजर बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं, तो इसके अनाज से भी मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। नमस्कार दादी जी। बूढ़ी औरत: नमस्कार बेटा, तुम कौन हो? सोमनाथ: दादी जी, मैं सोमनाथ आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। दादी: अच्छा अच्छा। सोमनाथ: दादी जी, आपका एक बेटा भी तो था, वह कहाँ है? दादी: अरे बेटा, बेटी को काम से फुर्सत हो तब ना, वो विदेश में नौकरी कर रहा है। सोमनाथ: कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपकी बेटी जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। दादी: क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोमनाथ: एक काम करिए दादी,
आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊंगा और बदले में जो धन मिलेगा वह मैं आपको दे दूंगा। दादी। नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सोमनाथ। नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार लेकर जाता हूँ और बेच कर ही वापस आता हूँ। साथ में तुम्हारा भी ले जाऊंगा और बेचकर जो भी राशि होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा। दादी। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। सोमनाथ। तो दादी जी, मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ, ठीक है? दादी। ठीक है बेटा। अगली सुबह सोमनाथ फिर से दादी के पास जाता है और उनसे अनाज की बोरियां ले लेता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी पर रखकर वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है तो वह घर लौटता है। घर आकर जब वह पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफी बड़ा मुनाफा हुआ था। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे को देखकर उसके मन में लालच जाग उठता है। वह उन पैसे में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी औरत। अरे बेटा, आ गए तुम? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हो गया, अनाज बिका नहीं क्या? सोमनाथ। नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों को दाम काफी ज्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। या रहे कुछ पैसे। बुढ़िया जल्दी से उन पैसे को गिनती है और बेटा, यह तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ। वही तो दादी जी, बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। बूढ़ी औरत। अरे बेटा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कुछ देर बाद सोमनाथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा तुमने अनाज बेचने में काफी मेहनत की है, यह लो कुछ पैसे हैं, रख लो। नाथ। नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ? और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले, आप ही रखो उन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोमनाथ की जेब में रख देती है। सोमनाथ घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह उन सभी पैसे को इकट्ठा करता है और देखकर खुश होता है और कहता है, वाह रे सोमनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द काफी धनवान बन जाऊंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन सोमनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखन चंद भी। उसने देखा सोमनाथ के पास काफी अनाज है। वह देखकर सोचने लगता है कि सोमनाथ के पास इतना अनाज तो कभी था ही नहीं, फिर यह अनाज किसका है? तभी लखन चंद का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, सोमनाथ ने अपने पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है, सोमनाथ बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसे देता होगा और बाकी बचे हुए पैसे खुद ही रख लेता होगा। अगली सुबह लखन चंद दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखन चंद है, मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बातें करते करते सोमनाथ के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है, दादी जी, आपकी अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको? दादी जवाब देती है, नहीं बेटा,
अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है। सोमनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह सुनकर लखनचंद कहता है, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमनाथ आपको इसके बदले में कम पैसे देता हो और बाकी पैसे खुद ही रख लेता हो। यह कहकर लखनचंद चला जाता है और कुछ देर बाद सोमनाथ दादी के पास आता है। सोमनाथ, लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। दादी, क्या हुआ बेटा? क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? सोमनाथ, कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। दादी, लेकिन बेटा, लखनचंद मेरे पास आया था। वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफी अच्छे दामों में बेचा है। सोमनाथ, नहीं नहीं दादी, लखनचंद झूठ बोल रहा है। दादी, बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ये धोखा दिया। या पैसे यहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा। याद रखना। सोमनाथ बुढ़िया के घर से बाहर निकलकर कहता है, यह लखनचंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूंगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद सोमनाथ काफी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी और ढेर सारा पैसा आ जाता है। लेकिन तभी सोमनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। सोमनाथ फिर से कहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले चलो ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वो दोनों वापस गांव लौट आते हैं। अब उसे बुढ़िया की वह बातें याद आने लगती है। कहता है कि सच कहा था बूढ़ी दादी ने, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक बार की बात है, कांदीपुर नामक गांव में डमरू नाम का एक नाई रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके 2 बच्चे और बीवी थी। डमरू गांव वालों के बाल काटकर ही अपना जीवन यापन कर पाता था। एक दिन डमरू की पत्नी, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दोपहर जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे तुम क्या खिलाओगी उनको? आपका काम कब सही चलेगा? डमरू, मैं जानता हूँ शर्मिली, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मेरी दुकान के सामने सीनू ने अपनी दुकान खोली है, तब से सब लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। वह मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से अब कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटाने नहीं आता है। शर्मिली, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। डमरू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद डमरू घर से बाहर आ जाता है और घर के बाहर खड़े होकर ही मन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। यह सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर अफसोस करते ही उसको एक ख्याल आता है और वह सोचता है, क्यों ना गांव के सरपंच से इस चीज की
शिकायत की जाए और उनकी मदद से कुछ न कुछ हल तो जरूर निकलेगा। और सीधा गांव की सरपंच के पास जाता है। सरपंच डमरू को देखते ही, अरे डमरू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? बड़े उदास हो, सब ठीक तो है ना? डमरू सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरपंच मैं और तुम्हारी मदद? बोलो, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुम्हें? डमरू सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना, मैं कई सालों से इस गांव में गांव वालों के बाल काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आया है, जिससे मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरपंच लेकिन डमरू, आखिर क्यों तुम्हारे पास कोई गांव का व्यक्ति बाल कटवाने नहीं आ रहा है? क्या तुमसे कोई गलती हुई है क्या? डमरू सरपंच जी, वह सीनू है ना, उसने मेरी दुकान के ठीक सामने ही एक नाई की दुकान खोल दी। वह किसी भी गांव वालों को मेरी दुकान की तरफ आने ही नहीं देता। बहुत चालाकी से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। सरपंच अरे डमरू, अब इसमें मैं भला तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ? अब जब कोई भी गांव वाला तुमसे बाल नहीं कटवाना चाहता तो मैं क्या करूँ? बताओ, तुम ही बताओ। बाकी रही बात सीनू की, तो वह तो एक नंबर का चालाक इंसान है ही, सबको यह पता है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में पूरा गांव आ जाता है। और भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी चिकनी चुपड़ी बात को मैं कैसे हरा सकता हूँ उसे? डमरू यह आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं कई सालों से इस गांव में बाल काटने का काम करता आया हूँ, इसके अलावा तो मुझे कुछ और आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? सरपंच देखो भाई डमरू, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? डमरू बहुत उदास हो जाता है और सोचने लगता है, सरपंच जी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, अब मैं करूँ क्या? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे मदद मांगू? ये सीनू भी ना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ? हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा मुझे। और वहाँ से निकल जाता है। डमरू जब वहाँ से जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है, जो डमरू को पहले से ही जानता था। आदमी अरे डमरू भैया, कहाँ जा रहे हो? और वह भी इतना उदास होकर, सब ठीक तो है ना भैया? डमरू नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से मेरी दुकान पर कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और ना ही मेरे घर में अनाज का एक दाना है। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, करूँ तो करूँ क्या? अपना माथा पीटूं या फिर क्या करूँ? कोई काम ठीक से चल ही नहीं रहा है। आदमी डमरू भैया, यह तो बड़ी ही दुख की बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में काफी सारा अनाज है, मैं तुम्हें उसमें से कुछ अनाज दे दूंगा। कम से कम बीवी बच्चों का पेट तो भर जाएगा। इसके बाद डमरू उसके घर पर जाता है। वह आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज एक लाल रंग की पोटली में बांध देता है। आदमी या लो डमरू भैया, इस अनाज को पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला देना। डमरू बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर डमरू उस व्यक्ति के घर से विदा लेता है। इसके बाद डमरू उस लाल पोटली को ले जा ही रहा होता है कि पेड़ के पीछे छिपा एक आदमी, जो चोर होता है, उसे चुपके से देख रहा होता है। और लाल पोटली देखने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि लाल पोटली है तो जरूर ही इसमें धन होगा, और यही विचार के साथ वो डमरू के हाथ से पोटली लेकर भागने लगता है। डमरू भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है। डमरू चोर चोर पकड़ो इसे। अरे भैया, मेरी पोटली मत ले जाओ, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पोटली वापस कर दो। डमरू भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच जाता है। वह चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है।
जब जब डमरू पलट कर देखता है तो एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक थैला होता है। बूढ़ा बाबा, अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्यों इतनी दुखी आवाज में चिल्ला रहे हो? डमरू, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, गांव में कई सालों से बाल काटने का काम करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में ना भी पैसे है और ना ही अनाज का दाना। मेरी बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बूढ़ा बाबा, तुम मुझे एक बहुत भले इंसान लगते हो। बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर पिला सकती हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी। डमरू मन में, चोर तो मेरी पोटली लेकर भाग गया, अब कम से कम इस बूढ़े बाबा की प्यास ही बुझा दूं। डमरू, हाँ बाबा क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ पानी। डमरू बाल्टी के सहारे कुएं से पानी खींचता है। बूढ़ा बाबा, अरे वाह, आत्मा तृप्त हो गई। वाह बेटा, इतने दुख में होते हुए भी तुमने दूसरे को दुख को समझा। बहुत दयालु आदमी हो तुम। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। यह सुनकर डमरू चौंक गया और बोला, बाबा मैं धन मन का भूखा नहीं हूँ, बस अपने परिवार को भरपेट खाना और शिक्षा देना चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा, बहुत उत्तम विचार है तेरे। बाबा अपने झोले से एक कैंची निकालता है और डमरू के हाथों में थमाते हुए बोलता है, यह लो बेटा, यह जादुई कैंची है, इससे तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से कटेंगे वह बार बार तुम्हारी ही पास आएगा। लेकिन याद रखना, कोई गलत आदमी अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत ही होगा। डमरू यह सुनकर बड़ा ही हैरान रह जाता है। डमरू, क्या सच में बाबा यह जादुई कैंची है? बूढ़ा बाबा, हाँ बच्ची, लेकिन याद रखना, जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इस कैंची की जरूरत नहीं है तो ये तुम्हारी इच्छा से गायब हो जाएगी। डमरू, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद डमरू घर आ जाता है। शर्मीली, अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बच्चे भी कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बच्चे भूखे ही सो गए। मुझे इनकी हालत देखी नहीं जाती, बड़ा दुख होता है मुझे इनकी हालातों पर। डमरू, मैं तो उनके लिए अनाज लेकर आ ही रहा था कि अचानक से एक चोर ने अनाज की पोटली को धन की पोटली समझकर मुझसे छीन लिया और भाग गया। उसके पीछे भाग ही रहा था कि वहाँ मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया और उन्होंने मुझे यह जादुई कैंची दी। शर्मीली, क्या क्या कह रहे हो? जादुई कैंची? मुझे तो यह मामूली सी नजर आ रही है। और तुम इसका क्या करोगे? डमरू, अरे नहीं शर्मीली, बाबा ने कहा है जब मैं किसी भी गांव वाले के बाल काट दूंगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाल खुद ही कट जाएंगे और वह इंसान भी दोबारा मेरे पास ही आएगा। शर्मीली, क्या आप सच कह रहे हैं? या तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और आप पैसे भी दोबारा से कमाने लग जाएंगे। डमरू हाँ का जवाब देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह होती है। डमरू अपनी दुकान पर जाता है कि तभी उसे सामने से आवाज आती है। यह आवाज सामने वाले सीनू की थी। सीनू, क्यों डमरू भैया फिर से आ गए दुकान पर? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर,
सारे गांव वाले अब मेरी ही दुकान पर आने लगे हैं। मेरी मानो तो अब तुम अपनी दुकान बंद ही कर दो। आखिर कब तक यूं ही इस दुकान पर खाली बैठे रहोगे भैया? डमरू उसकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और किसी गांव वाले का अपनी दुकान पर आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक लड़का उसकी दुकान पर आता है। लड़का, अरे भैया, मैं अभी नया नया इस गांव में आया हूँ, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। डमरू, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके ऐसे बाल बनाता हूँ कि आप खुश हो जाओगे। तभी डमरू अपनी जादुई कैंची से उस लड़के के बाल काटने लगता है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं, लड़का, अरे वाह भैया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कितने अच्छे बाल काटे हैं मेरे। डमरू, क्या भैया आपको वास्तव में मेरे बनाए हुए बाल पसंद आए? लड़का, हाँ भैया, बहुत ज्यादा। अब मैं आपके ही पास आया करूँगा। इसके बाद वह कुछ पैसे डमरू को देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वह लड़का जब भी किसी गांव वाले से मिलता है तो वह यही कहता है कि डमरू से अच्छे बाल कोई नहीं बनाता। यह सुनकर गांव वाले डमरू के पास जाने लगे। एक के बाद एक गांव वाला डमरू से बाल कटवाने जाने लगा और डमरू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटने लगा। शर्मीली, अरे सच में यह तो चमत्कार ही हो गया। वाकई में ये तो जादुई कैंची है जो बहुत ही शक्तिशाली है। जब से आपने इस कैंची से गांव वालों के बाल काटना शुरू किया है, तब से सभी गांव वाले आप ही के पास आने लगे हैं। डमरू, हाँ शर्मीली, तुम सही कह रही हो। बाबा ने हमारी ईमानदारी का बहुत अच्छा इनाम दिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शर्मीली, आप सही बोल रहे हो जी। अब तो हमारे बच्चे भरपेट भोजन भी खाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। डमरू, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डमरू अपनी दुकान पर आता है। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। आदमी, बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में। कहते हैं आपके हाथों में जादू है, तो तनिक आज हमारे भी बाल बना दीजिए। डमरू, हाँ हाँ भैया, अभी देखिए कितने सुंदर बाल बनाते हैं। तुम भी पूरे गांव से कहते फिरोगे कि डमरू से अच्छे बाल कोई नहीं बना सकता। बैठिए कुर्सी पर। बाल कट जाने के बाद आदमी, वाह डमरू भैया, वाह, सच में गांव वाले सच कहा करते थे। कितने सुंदर बाल काटे हैं आपने, मजा आ गया। उसके बाद वह आदमी सीनू के पास जाता है। अरे सीनू, तुम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो भाई। डमरू के पास तो सच में जादुई कैंची है जो उसके एक इशारे पर बाल काट देती है। देखो जरा, देखो मेरा हेयर स्टाइल। सीनू, इस डमरू के बच्चे से तो इसकी जादुई कैंची छीन ही लूंगा, तुम देखते रहना। इसके बाद सीनू देखता है कि जब डमरू खाना खाने के लिए दोपहर में घर की तरफ निकलता है। सीनू, यही सही समय है, इसकी कैंची चुरा लेता हूँ। सीनू चुपचाप डमरू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई कैंची चुरा लेता है। और अपनी दुकान पर आ जाता है। अब मैं इस जादुई कैंची का कमाल दिखाता हूँ गांव वालों को। अब तो डमरू तुम्हारा बुरा हाल होगा और मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। लड़का, अरे सीनू भैया, अब जल्दी से मेरे बाल बना दो, आज पास के गांव में लड़की देखने जाना है। सीनू, तुम फिक्र मत करो भैया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब देखो क्या कमाल का हेयर स्टाइल बनाता हूँ। जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। लड़का, अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मुझे गंजा ही कर दिया। क्या किस जन्म का बदला लिया है तुमने?
आखिर कैसे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा? तुम्हारा तो दुकान में तबाह कर दूंगा। सीनू, अरे अरे भैया, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भैया। लड़का, एक तो तुमने सारे सर के बाल उड़ा दिए और बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता। यह सब कैसे हो गया? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा। यह अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा बोलता हुआ वह लड़का वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ जब डमरू अपनी दुकान से कैंची ढूंढने लगता है तो उसे वह कैंची नहीं मिलती है। डमरू, अरे यही तो रखा था, कहाँ चली गई मेरी कैंची? किसने चुरा ली? अरे अब मैं क्या करूँगा? और रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी सीनू की दुकान पर आकर बैठा। आदमी, अरे सीनू भाई, जरा मेरे बाल काट दीजिए, मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जाना है, दिखाओ जरा अपने हाथों का जादू। सीनू, हाँ भाई, अभी बनाता हूँ। ऐसे बाल बनाऊंगा कि आप सभी दोस्तों में अलग ही चमकोगे। लेकिन जैसे ही सीनू उसके बालों में अपनी कैंची चलाता है, कैंची उसके बालों पर न चलकर उसके कपड़े काटने लगती है। आदमी, अरे भाई क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे सारे कपड़े ही काट दिए, यह कैसे काम करते हो? हटो, अभी अभी नए कपड़े पहन कर आया हूँ, अब इसकी भरपाई कौन करेगा बताओ? सीनू, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह कैंची मेरे कहने से नहीं चल रही है, अपनी मनमर्जी कर रही थी, मुझे माफ कर दो। आदमी, मैं अभी मुखिया जी से शिकायत करता हूँ, रुको। और वह आदमी गुस्से से वहाँ से चला गया। सीनू, सब तो इसे जादुई कैंची बता रहे थे, इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा डमरू सब देख रहा था। तभी डमरू सीनू के पास आता है। डमरू, सीनू, तुमने ही मेरी कैंची चुराई है ना? सीनू, हाँ डमरू, तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक आते थे तो मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कैंची चुरा ली, लेकिन तुम्हारी इससे जादुई कैंची ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दिया। डमरू, क्योंकि यह जादुई कैंची है, यह मेरी ईमानदारी और अच्छाई के नाते मुझे एक भले बाबा ने दी थी। कोई अगर गलत व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो यह काम नहीं करेगी। सीनू, मुझे माफ कर दो भाई, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा। डमरू, एक गांव में ही रहना है हम दोनों को, तो क्यों ना ईमानदारी से काम करते हैं, बिना छल कपट अपना काम शराफत से करते हैं। सीनू, हाँ भाई, तुमने सही कहा, हम दोनों को यही ही करना चाहिए। डमरू, ही जादुई कैंची, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कृपया करके आप वापस चली जाओ। ऐसा कहते ही जादुई कैंची गायब हो जाती है। उसके बाद डमरू और सीनू दोनों अपनी अपनी दुकानों पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर देते हैं और कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। जादुई कैंची ने जाते वक्त डमरू के हाथों में अपना जादू डाल दिया था, जिसके कारण डमरू जिसके भी बाल काटता वह डमरू की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और उसकी दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। शंकरपुर गांव में नंदू नाम का आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। नंदू, मैं जा रहा हूँ खेतों पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और भाग्यवान जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। मीना, ठीक है, मैं ले आऊंगी। नंदू खेत में पहुंचता है। थोड़ी देर काम करता है। तभी खेतों की मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी जो कि जमींदार करोड़ी मल और उनका मुंशी बाबूलाल होते हैं। बाबूलाल, साहब, ये है चंदू,
सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। करोड़ी मल। ठीक है बाबूलाल, जाकर इसे बता दो। बाबूलाल। जी मालिक। बाबूलाल नंदू के पास जाता है। अरे ओ नंदू, सुन तो। नंदू। क्या बात है बाबूलाल भैया? बाबूलाल। जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। से मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। जल्दी जा और बात कर ले उनसे। नंदू। जी जमींदार साहब बताइए, कैसे आना हुआ आपका? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? करोड़ी मल। आओ नंदू आओ। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दूंगा तुझे। नंदू। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। करोड़ी मल। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसा भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। नंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहाँ आ जाती है। मीना। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। नंदू। आता हूँ। इसके बाद नंदू मीना के पास पहुँच जाता है। नंदू। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। जी। नंदू। मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? मीना। क्या कहा उन्होंने? नंदू। उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। मीना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नंदू। माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जी निकाली। नंदू। मैं ये सब्जी लेकर बाजार जा रहा हूँ और बेच कर ही आऊंगा, ठीक है? मीना। सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। नंदू। ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियों की टोकरी लेकर काफी समय तक बैठने के बाद उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है और शाम हो जाती है। शाम को मंडी से लौटते समय नंदू एक मछली के ठेले के पास। नंदू। मछली कैसे दे रहे हो भाई? मछली वाला। भाई नंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 में। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। नंदू। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये लो 100 रुपए। आज मीना को कहूँगा मछली की गर्मा गर्म पकौड़े खिला दे। नंदू घर जाता है। अरे ओ मीना, कहाँ हो? ये लो मछली। आज पकौड़ी खाने का दिल कर रहा था तो इसलिए मैं मछली लेकर आ गया। जरा इसे बना दो तो। और हाँ, तीखा चटपटा अच्छे से करना। मीना। जी हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह तो धुल लो। इसके बाद मीना मछली पकाने लग जाती है। मीना मछली पकाने के बाद नंदू के पास आकर बैठती है। नंदू और मीना दोनों साथ साथ में मछली खाते हैं। नंदू। अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या पकौड़ी बनाए हैं। काफी देर उसकी तारीफ करने के बाद और बातचीत करने के बाद वो लोग खुशी खुशी सो जाते हैं। ऐसे समय बीतता जाता है और कई महीने बीत गए। नंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। नंदू। मीना, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। मीना। ठीक है। नंदू खेत में गया। नंदू। चल नंदू, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए।
जमींदार का एक आदमी नंदू से बोलता है, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल नंदू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मीना आई। मीना, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम हो भी गया? नंदू, मीना, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेले 2 दिन में करता, 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही समय में कर दिया है। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां नंदू के घर पहुंचा दी। आदमी, हम सब कल आके ये बोरिया सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलो, आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। रात में सोने के बाद आधी रात को नंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात कर रहे होते हैं। पहला चोर, सुनो, सबके सब ध्यान से घुसना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेगा नहीं। सभी चोर चुपके से नंदू के घर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके घर से सारी बोरियां चुरा लेते हैं। अगली सुबह मीना जब गोदाम में जाकर देखती है तो उसमें गोदाम में कोई भी बोरियां नहीं होती है और सारे अनाज चोरी हो चुके होते हैं। मीना देखकर वहां से दौड़ी हुई चंदू के पास आती है। सुनिए जी, उठिए ना, जल्दी उठिए, देखिए हमारे घर में क्या हो गया है। नंदू, क्या हो गया? उठिए ना, उठिए, जल्दी उठिए आप। चलिए देखिए तो गोदाम में सारी बोरियां चोरी हो गई है। नंदू, क्या चोरी? कहाँ पर? मीना, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। नंदू, हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? नंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। नंदू की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। आदमी, अरे भाई नंदू, बोरिया तैयार है ना? नंदू, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरिया चोरी कर ली है। आदमी, ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाए तुमसे, तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। नंदू, चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो चलते हैं। नंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। करोड़ीवन, क्या नंदू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? नंदू, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो गई थी। करोड़ीमल, कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में बेच तो नहीं दिया? नंदू, नहीं जमींदार जी, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। रात के अंधेरे में किसी ने घर में घुसकर सारी बोरियां चोरी कर ले गई। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला आपसे झूठ बोलकर मैं कहाँ कितने दिन तक बच पाऊंगा? करोड़ीमल, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। सारा मामला खत्म करने के बाद नंदू अपने घर आ जाता है। कुछ दिन तक नंदू और मीना दोनों उदास थे। नंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। नंदू खाना खाने बैठा। मीना, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर की भी हालत ठीक नहीं है, हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर तो नहीं हो सकते ना। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर का थोड़ा थोड़ा खर्च तो चला ही करता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे चलेगा? नंदू, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अचानक नंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है।
नंदू। अरे भाग्यवान, आचार? मीना। क्या आचार? क्या मतलब है? मैं आपको आचार की तरह देखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नंदू। नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान ये अचार है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों का अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मीना। अगर पसंद नहीं आया तो? पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मीना। अगर पसंद नहीं आया तो? नंदू। अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मीना ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंटास्टिक बनाती हो अचार तुम। हाँ। मीना। आपने अंग्रेजी कब सीखी? नंदू। तुम मुझे कम मत समझो, बट आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। देखा? मीना। आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। दोनों काफी देर ऐसी आपस में बातें करते हुए अचार बेचने की योजना बना लेते हैं। अगली सुबह मीना उठकर घर के सारे काम निपटाने के बाद अचार की बरनी तैयार कर लेती है और अचार पैक कर देती है। अचार अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद नंदू अगले दिन अपने हाथ गाड़ी पर रखकर अचार को बेचने निकल जाता है। नंदू एक घर पर जाकर रुका। नंदू आवाज लगाते हुए, घर पे कोई है भाई? औरत। अरे नंदू भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या ले आए? नंदू। अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहेंगी? औरत। जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा स्वाद आया। औरत। भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? नंदू। 150 रुपए में है। औरत। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। नंदू। अच्छा चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते नंदू दूसरी घर गया। नंदू। रमेश भैया घर पे हो क्या? रमेश बाहर निकलता है। रमेश। अरे नंदू, कैसा है भाई और कैसा चल रहा है सब? चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। नंदू। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो भला? रमेश। हाँ क्यों? नंदू। मैंने अचार बनाना शुरू किया है। रमेश। क्या बात है, जरा चखा तो। नंदू ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। रमेश। अरे वाह, किसने बनाया? नंदू। मीना ने बनाया है। रमेश। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है, बड़ा ही कमाल का है। नंदू। बताओ भाई, खरीदोगे? रमेश। हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे न खरीद लूं। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? नंदू। 150 रुपए किलो है। रमेश। ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। नंदू ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। नंदू घर पहुंचा। मीना। मीना। आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? नंदू। कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मीना। मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। नंदू। पूरी बात तो सुन लो। कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने, सारा बिक गया। जाकर देखो ठेले पर, एक भी अचार की बरनी नहीं बची है। मीना जल्दी से बाहर जाती है और ठेले पर देखती है, वहाँ पर सारे अचार बिक गए होते हैं। नंदू। अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर जा जाकर बेचता रहूंगा। मीना। मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना।
कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। नंदू, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। मीना, आप एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। नंदू, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा। इससे हमारा भी घर चल जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक नंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और नंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार नंदू दूर के गांव में जाना शुरू कर देता है और अचार बेचता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद नंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही आता। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर पहुंची करोड़ीमल। क्या बात है नंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। जरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आता है। नंदू, ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए आप इसे। करोड़ीमल, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। नंदू, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग नंदू के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफी हो गई थी। मीना, ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता ही चल जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे दिया जाएगा। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब नंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। मीना, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। नंदू उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। नंदू, मैं जमींदार साहब को अभी बता कर आता हूँ। उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। ऐसा ना होने पाए, मैं पहले ही जाकर उन्हें बता देता हूँ सारी सच्चाई। मीना, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। नंदू जमींदार साहब के घर गया। नंदू, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। करोड़ीमल, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाती है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। जाओ। नंदू, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। करोड़ीमल, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। नंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस बार चोर को कैसे रोके। इस बार नंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही नंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर, ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी 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 दो हमें। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। नंदू, अब आया ना मजा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत पड़ गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते। तुम्हें तो चोरी करनी है। लो करो अब चोरी। अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? चोर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। नंदू, क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? चोर, ये तो मुझे नहीं पता। अब हमें माफ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। नंदू, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में दोबारा चोरी की तुम लोगों ने, तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर, ऐसी नौबत नहीं आएगी नंदू भाई, हमें माफ कर दो।
इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन नंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बात बता दी। नंदू, जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई। करोड़ीमल। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई? नंदू, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और मैंने एक अच्छी योजना बनाकर सारे चोर को पकड़ लिया। फिर क्या था, मैंने सारी खबर जब उन लोगों से ली तो वो लोग भी क्या करते, तोते की तरह सब उगल दिया। करोड़ीमल। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं। बाबूलाल, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपका ही नमक खाया और आपसे ही गद्दारी की। रहम कीजिए जमींदार साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। करोड़ीमल। मुझे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने नंदू के साथ किया, उससे माफी मांगो। बाबूलाल। मुझे माफ कर दो नंदू, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदू। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई भी चोरी करने के लिए तैयार होगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी तो पुलिस आते हैं और बाबूलाल को पकड़ ले जाते हैं। नंदू। भाई लोग, मेरे ठेले से आप अचार की सारी बरनी उतार के जमींदार जी के गोदाम में रख दीजिए। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। करोड़ीमल। ये लो तुम्हारे पैसे नंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। नंदू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नंदू अपने घर लौट गया और अपने काम में लगा रहा। आगे कभी भी चोरी नहीं हुई। अच्छी खासी उसकी दुकान चल पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक बार की बात है, दयालपुर गांव में ललित नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वो गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते थे। एक रोज ललित, सुनो जरा, दूध निकालने वाली बाल्टी देना, जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। मोना, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है, आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। ललित दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते और दूध लेकर चले जाते। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा, बेटी थोड़ा आज ज्यादा दूध मिलेगा क्या? मोना, चाचा जी इतना ही बचा है। बूढ़ा, मुझे लगता है बेटा तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए, इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मोना, आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। वहाँ अभी भी कुछ और लोग दूध लेने के लिए बचे हुए थे। मोना, माफ करिए, आज दूध खत्म हो चुका है। जिनके लिए भी दूध नहीं बचा वो सब शाम को आना। औरत, आज फिर से दूध खत्म हो गया, समझ नहीं आता कितनी जल्दी जाऊं। मोना तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मोना, मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। मोना, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई न कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है, कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना। ललित, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। मोना, चलिए ना नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लेने के बाद ललित, मोना, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूँ, मुझे समय लग सकता है, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। इसके बाद ललित गायों को खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। ललित,
नमस्ते भाई। गाय बेचने वाला। और ललित भाई कैसे हो? ललित। बस प्रभु की कृपा से ठीक हूँ। कुछ गाय खरीदनी थी इसीलिए यहाँ चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसा ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। ललित ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला। रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूँ। आवाज लगाते हुए। राजू, झींगा, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं। राजू और झींगा गायों के तबेले में रखे हुए भूसे के ढेर पर लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। झींगा। ओए राजू, यार तुझे मालिक बुला रहे हैं। राजू। नहीं झींगा, तुझे बुला रहे हैं। झींगा। बोला ना तुझे बुला रहे हैं, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जा। राजू। तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा हौस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? इतने में उनके मालिक आ जाते हैं। मालिक। क्या रे, तुम दोनों काम चोरों को जरा काम के लिए क्या बोलो तो तुम्हें मौत आती है क्या? राजू जरा दूध निकाल उस गाय का, और झींगा तू तबेले की सफाई कर। झींगा। मालिक, उसे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे हो। मालिक। तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। अब तो खुश हो? राजू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। ललित गाढ़ा दूध देखकर मोहित हो जाता है और कहता है, हाँ भैया, दूध तो बहुत अच्छा है और इसके रंग से ही पता चल रहा है इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। ललित बिरजू से कहता है। ललित। बिरजू क्या कहते हो, ले चलो गाय? मोना भी देखकर खुश हो जाएगी, बड़े शिकायत है उसके आजकल। हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद ललित और बिरजू दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। ललित और बिरजू गाय और उसकी बछड़ी को लेकर भागने लगे घर की ओर। घर पहुंचकर ललित। बिरजू, तू गाय और बछड़ी को तबेले में बांध दे। बिरजू। ठीक है मालिक। बिरजू गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी ही देर में वह भागता भागता ललित के पास आता है। बिरजू। मालिक मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। ललित। ये क्या बोल रहे हो, बछड़ा कहाँ गया? बिरजू। मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। ललित। मोना, तुम इसको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। मोना। सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। ललित। तुम कैसी बात कर रही हो? वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसकी बच्ची को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मोना। तो आप बिरजू को भी लेकर जाइए ना। ललित। अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम पड़ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद ललित बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहाँ से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगी। ललित तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। वह देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। ललित बछड़े को देखते ही खुश हो जाता है। ललित। लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहाँ हो गई हो, चलो मेरे साथ चलो। ललित दोनों को लेकर घर आ गया। मोना। ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे, ये गाय भी साथ में ले आए। ललित। जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारी बछड़ी के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारी बछड़ी की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो वो लेने आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा।
उसके बाद ललित खाना खाकर सो गया। अगले दिन ललित, बिरजू जल्दी आ। मोना, बाल्टी रखवा दी है क्या? मोना, हाँ रखवा दी है। ललित और बिरजू दोनों गाय से दूध निकालने लग गए। बिरजू, भैया वो देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। ललित, रहने दे, कोई बात नहीं, जब दूध नहीं मिलेगा वहाँ तो खुद ही आ जाएगा। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तो उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ देना, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। ललित और बिरजू दोनों ने गाय का दूध निकाला। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। मोना, आज कितना चाहिए? पूरा। 1 किलो दे दो, बहुत दिन हो गया गाजर का हलवा खाया नहीं है। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। मोना, हाँ चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हम एक और गाय लेकर आ गए। बूढ़ा, बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बिरजू, भैया अब हम जाएं? ललित। हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ललित वापस तबेले में जाता है। ललित, ये भगवान, शायद वो इस बच्चे को बांधना भूल गया। वो बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रही है। लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से उसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। मोना, जया दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है, आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए ना, उनके घर में भोज का आयोजन है। ललित, ये तो काफी देर से दूध पी रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा होगा, देखता हूँ एक बार निकाल के। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। ललित, अच्छा सुनो, कोई बर्तन दो। मोना, बर्तन तो सारे भरे हैं, आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। ललित, इससे छोटा नहीं मिला कोई? मोना, चला लीजिए ना इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। ललित। ठीक है। ललित ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय से खुद ही दूध निकलना शुरू हो गया। ललित कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। ललित, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से ललित ने निकालने की कोशिश की, दूध फिर से आना शुरू हो गया। ललित, बंद हो जाओ। दूध आना बंद हो गया। ललित, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आओ। अरे मोना देखो, कमाल हो गया, ये लो। ललित दूध से भरी हुई बाल्टी को मोना को पकड़ाता है। मोना, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। ललित, इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। मोना, सुनिए जी, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया और इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। ललित, लेकिन ये हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। मोना, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर सकते हैं ना। ललित, ठीक है। मोना, एक बार दोबारा देखते हैं ये सच में चमत्कार है भी या नहीं। ललित, चलो। ललित ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। मोना बर्तन लाती गई, बर्तन भरती गए। इस तरह मोना ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। मोना, इसे रोकने के लिए बोलिए। ललित, ए गाय माता, रुक जाइए। गाय रुक गई। ललित, आपके लिए रोटी लाया हूँ, आप ये खा लो। लगता है बड़ी समझदार है। मोना, सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल लें। दूर दूर के गांव वाले तो हमारे यहाँ घर तक तो आ नहीं सकते हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इस गाय को लेने नहीं आया है। मैं तो कहती हूँ इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए,
और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। ललित, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा है। मोना, ऐसा लालच जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थिति उसके विपरीत हो जाती है। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? ललित, हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ, क्यों? मोना। आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद ललित जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते ललित का काम चलने लगता है। ललित एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन ललित नोटों की गड्डियों को गिन रहा था। मोना, अब ये सब बंद कर दीजिए, कितना काम करेंगी, चलिए बंद करिए। ललित, ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक दिन वो थे जो सामान्य जीवन बिता रहा था और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। मोना, मैंने तो कहा ही था आपसे, देखिए जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिर समझदारी निकली ना। ललित, सही सही कहा तुमने। अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते। मोना, लेकिन ध्यान रखना, वो किसी की नजरों में ना आने पाए, वरना उसे कोई चुरा ले जाएगा। बिरजू कहाँ गया? दूध गर्म किया या नहीं? बिरजू, लाता हूँ दीदी। लीजिए दीदी। मोना। ठीक है, अब तू जा। इसके बाद मोना और ललित सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती है। ललित तुरंत उठकर बिरजू को आवाज देता है। बिरजू नींद से तुरंत उठकर वहाँ पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। ललित गायों को दूसरी जगह ले जाकर बांध देता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उनमें से नजर नहीं आ रही है। ललित मोना को सब बात बताता है। मोना, आप क्या करेंगी? अब दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? ललित, मैं। ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। मोना, ठीक है, यही सही रहेगा। ललित सब जगह ढूंढता है और पूरी रात बीत जाती है। मोना, कुछ तो खा लीजिए। ललित, कैसे खा लूं? तुम ही बताओ। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं, और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। ललित पूरा दिन उसे ढूंढता है, लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थक कर ललित शाम को घर वापस आ जाता है। मोना ललित के लिए पानी लाती है, लेकिन तब तक वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा, क्या हुआ ललित बेटा, सब ठीक है? ललित, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। अम्मा, बेटा तू चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। ललित, बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अम्मा, चल अब मैं चलती हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मोना, कुछ तो खा लीजिए, इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए हैं, और फिर उसके बाद आप जगह जगह लाडो को कैसे ढूंढेंगे? ललित खाना नहीं खाता। वो घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण ललित को नींद आ जाती है। ललित सपना देखता है कि वो अपनी गाय को ढूंढ रहा होता है। सपने में ललित, लाडो कहाँ है तू? जल्दी आ, चल घर चलते हैं। तभी लाडो उसे कोहरे में से आते हुए दिखाई दे रही होती है। उसके गले की घंटी बज रही होती है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि गाय उसके पास खड़ी है। वो खुश हो जाता है। ललित, मोना, हमारी लाडो आ गई। मोना, देखिए सब ठीक हो गया ना, चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। बिरजू तुम इसे तबेले में बांध दो। ललित, नहीं, मैं ले जाऊंगा।
ललित उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने ललित घास रखता है और पानी भी रखता है। ललित, आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहाँ लालची और मतलबी लोग ही भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय आवाज कर देती है। ललित, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। एक दिन ललित अकेले में बैठकर यही सोच रहा होता है कि आए दिन मैं गाय की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ। मुझे बहुत सारी मुसीबत हो रही है इस गाय को संभालने में। ऐसा मैं क्या करूँ जो इसकी सुरक्षा अच्छे से कर ले जाऊँ। ललित के पास वही अम्मा आती है। ललित, अम्मा आप? अम्मा, बेटा क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह न करते हुए उस बछड़ी की जान बचाने का फैसला लिया और जंगल में पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी। अब सारी चिंताएं त्याग दे। और हाँ, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिलेगा तो उसे ये गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। ललित, धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ भर देने के लिए। अब ललित समझ गया कि ये अम्मा मेरी मदद करने आई थी। उसके बाद ललित ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।